हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी फूड टेक ऑनलाइन। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं गेट फूड टेक्नोलॉजी के सिलेबस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। इन क्वेश्चंस को हम आज डिटेल में और एक्सप्लेनेशन के साथ समझने की कोशिश करेंगे, जो कि होंगे आपके मेनली फूड केमिस्ट्री और फूड टेक्नोलॉजी के सिलेबस से ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि फूड टेक ऑनलाइन ऐप ने डेडिकेटेड ई बुक्स लॉन्च कर दी है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। यानी टोटल 4 ई बुक्स यहाँ पे लॉन्च की गई है, जिनमें फूड केमिस्ट्री, फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी और फूड इंजीनियरिंग कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, और इन ई बुक्स की मदद से आप बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन के साथ में अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं विद फ्लाइंग कलर्स। और ये जो ई बुक्स है, इनके अंदर आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस मिलेंगे और प्रीवियस ईयर सॉल्व न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, जिनकी मदद से आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आज के टाइम में किस ट्रेंड में आपका पेपर आ रहा है रिलेटेड टू योर फूड टेक्नोलॉजी सिलेबस। ओके, इन दी गेट एग्जामिनेशन। इन ई बुक्स को अवेल करने के लिए आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करना है और वहां से आप इजीली इन ई बुक्स को भी अवेल कर सकते हैं। इसी के साथ में एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि फूड टेक ऑनलाइन ऐप ने डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज हमारे लॉन्च कर दी है रिलेटेड टू गेट एक्सेल एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको जनरल एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी, इन सब सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और इसका जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रखा गया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज के अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये जो क्वेश्चंस है ये पीवाईक्यू एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है, जो कि हमारे ऐप के एक्सपर्ट्स ने कंडक्ट किया है। ठीक है, इसके अंदर आपको टोटल 5 फुल लेंथ टेस्ट या फिर मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे और इन मॉक टेस्ट के अंदर आपको हर क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में इन मॉक टेस्ट को आप जितनी बार चाहे उतनी बार री अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके रिजल्ट सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं कि जो अदर स्टूडेंट्स फूड टेक ऑनलाइन ऐप से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके अंदर आपकी रैंकिंग क्या है और आप उनसे कंपैरिजन कर सकते हैं। अब इस टेस्ट सीरीज का फायदा कौन कौन ले सकते हैं? एक तो वह स्टूडेंट जिनकी तैयारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि अब एग्जाम आ चुके हैं, जैसा कि आपको पता है कुछ ही समय में आपका एग्जाम होने वाला है। तो ऐसे स्टूडेंट्स अपनी तैयारी का जायजा कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो सारे टॉपिक से पूछे जा रहे हैं और कई पिछले सालों से पूछे जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पीवाईक्यू। ठीक है, साथ में वह स्टूडेंट जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की थी एग्जाम से जस्ट पहले और उनकी तैयारी पूरी नहीं हुई है, तो वो भी इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़कर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जल्दी और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये दोनों के लिए ही फायदेमंद होगा। तो आपको अगर इस टेस्ट सीरीज में एनरोल होना है तो मैं दोबारा से बता दूं, ये लाइव हो चुकी है फूड टेक ऑनलाइन ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज। आप इसमें अभी जाकर एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में आपको अगर इस टेस्ट सीरीज का और भी ज़्यादा फ़ायदा उठाना है या फिर इस टेस्ट सीरीज के अलावा आपको कोई भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, तो आप सबको पता है फूड टेक ऑनलाइन के ऊपर बहुत सारे एग्जाम्स के, गेट हो गया, FSSAI हो गया, इन सब एग्जाम के कई सारे क्वालिटी एमसीक्यूज फ्री में भी अवेलेबल हैं, तो आप उनका भी फ़ायदा उठा के अपनी तैयारी को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये था एक इम्पॉर्टेंट अपडेट रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज लॉन्च for the GATE Excel examination by the Food Tech Online app. Now we will start our session. Okay, so the first question is that guess the specific gravity of lipids from the below choices. यानी हमें बता रहे हैं what is the specific gravity of lipids. So first of all, what is the specific gravity? पहला तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन सिंपल सा यही आ जाता है। Specific gravity is the density of any substance, and its ratio with the density of water at 4 degrees Celsius, which is we consider around 1000. Okay, so this is the specific gravity of any food product. Now what is the importance of specific gravity? Specific gravity provided the information about how a different type of fluids work in a certain environment. What is their freezing point, how they behave, what is the forming rate in their food products. Okay, सो अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिपिड की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिपिड जो होती है हमेशा जो है वो वाटर से लिपिड्स की डेंसिटी कम होती है, तो ये हमेशा क्या होगी, 1 से कम होगी। बिकॉज इफ अगर कोई भी फूड प्रोडक्ट है जिसकी स्पेसिफिक डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा मोर देन 1 होती है, ये हम सबको पता ही है।
ठीक है, और जिस फूड प्रोडक्ट की डेंसिटी वाटर से कम होती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा लेसर देन 1 होती है। ये बात भी हमको सबको पता ही है, ठीक है। तो इस वजह से लिपिड जो होते हैं, बिकॉज देयर डेंसिटी इज लेसर देन वाटर, सो दैट्स वाई देयर स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑल्सो लो। और अराउंड 0.8 जो है हम स्पेसिफिक ग्रेविटी लिपिड्स की कंसीडर करते हैं। इन द केस ऑफ मिल्क, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क फैट, ओके, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क फैट इज अराउंड 0.93। सो जो मिल्क फैट है उसकी तो 0.93 होती है, और बाकी जनरली जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर जो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं उनकी स्पेसिफिसिटी हम 0.8 कंसीडर करते हैं। Now the next question is not a factual question, it is a reasoning based question. So the question says that what is the likely reason that evidence to support the relationship between dietary cholesterol and plasma LDL cholesterol levels in human is इनकॉन्क्लूसिव, यानी हमें बता रहे हैं कि इनमें से ऐसा कौन कौन से रीजन है जो ये बता रहे हैं कि जो हमारा डाइटरी कोलेस्ट्रॉल और प्लाज्मा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है इन दोनों के बीच में कोई भी ऐसा रिलेशन हमें कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, या फिर हमारे लिए कोई भी अगर हम इनमें रिलेशन बनाना चाहें, इनको आपस में इंटरलिंक करना चाहिए इनके लेवल्स के कम ज़्यादा होने को बॉडी के अंदर, तो हमें एक अप्रोप्रिएट पैटर्न नहीं देखने को मिलेगा, या फिर हमें कोई अच्छा कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो जो हमारे ऑप्शन है वो कह रहे हैं द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैकेनिज्म रेगुलेटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड इट्स एक्सपोर्ट इन लाइपोप्रोटीन। यानी ये कह रहा है कि जो कोलेस्ट्रॉल का मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन है हमारी बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन के बाद जिस तरह वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, उसके अलावा जिस तरह उसकी लाइपोप्रोटीन्स के साथ में पैकेजिंग होकर लीवर से अलग अलग बॉडी पार्ट में उसे भेजा जाता है। एज लाइपोप्रोटीन आई ऑलवेज टेल यू इज द व्हीकल फॉर द कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स टू मूव in our body. Okay, so if lipids combined with protein and use protein as a vehicle for the transportation in our body, then these type of products is known as, or compounds are known as lipoproteins. Now the next one is the complexity of the mechanism controlling the clearance of intestinal ड्राइव्ड लाइपोप्रोटीन बाय द लिवर। यानी कि आप सबको पता है कि अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो लिवर कुछ रिएक्शंस देती है, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है ये बहुत सारी होती है, जैसे लिवर जो है वो बाइल सिक्रीशन बढ़ा देती है कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए। उसके अलावा जो इन कोलेस्ट्रॉल का एक तरह से सिंथेसिस है वो करना बंद कर देती है लीवर हमारी। उसके अलावा जो इसका ट्रांसपोर्टेशन है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर, कोलेस्ट्रॉल स्टोरेज लेवल है वो सारा बढ़ा देती है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज है इनमें भी हम अच्छे से कोरिलेशन नहीं निकाल पाते हैं हमारे डाइटरी कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा द मल्टीपल इंट्राथेरेपेटिक रिस्पॉन्सेज टू इंक्रीज सेलुलर कोलेस्ट्रॉल। सो ये जो तीनों रीजन है यही तीनों वैलिड है कि इन तीनों रीजन के कारण बॉडी जिस तरह रिएक्ट करती है विद द कोलेस्ट्रॉल, हम कोई भी ठोस एक रिलेशनशिप नहीं निकाल पा रहे हैं कि अगर मान लो डाइटरी का लेवल कम हो रहा है तो एलडीएल का लेवल बढ़े, ऐसा कोई रिलेशनशिप हमें नहीं मिल पाता इन तीन डिफरेंट प्रोसेसेस की या डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। Now the next question is that what is the primary lipoprotein secreted from the liver that is at least partially composed of dietary derived lipids। यानी क्वेश्चन सिंपल सा है, ये कह रहा है कि वह प्राइमरी लाइपोप्रोटीन कौन सा है, यानी वह लाइपोप्रोटीन की फॉर्म कौन सी है जो कि लीवर सिक्रीट करता है, ठीक है। और ये लाइपोप्रोटीन जो है इसमें कंटेन होते हैं हमारे डाइटरी ड्राइव्ड लिपिड्स, यानी ट्राइग्लिसराइड्स इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं बहुत अच्छे खासे अमाउंट में, ठीक है। तो ये हमें बताना है। तो जो हमारा लीवर होता है ना वो सबसे पहले VLDL रिलीज करता है, यानी वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। और ये जो VLDL होते हैं ना ये हमारे बाइंड हुए होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स के साथ में, जिनको यहाँ पे डाइटरी ड्राइव लिपिड्स कहा गया है, ठीक है। और ये जो ट्राइग्लिसराइड्स का ट्रांसपोर्टेशन है ये सबसे पहले ये लाइपोप्रोटीन यानी VLDL लाइपोप्रोटीन जो है वो कंडक्ट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये इन ट्राइग्लिसराइड्स को हमारे बॉडी के अलग अलग मसल्स में एडिपोज टिश्यूज में ट्रांसफर करते रहते हैं तो ये इवेंचुअली कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे LDL में, यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में। तो ये जो VLDL है ये सबसे पहले आइडियल यानी इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और बाद में
लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे जैसे ये इनके साथ में जो ट्राइग्लिसराइड्स बाउंड थे उनको बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं, वहाँ पे उनको छोड़ते रहते हैं। सो एज अ कैरियर VLDL जो है वो सबसे पहले हमारा लिवर सिक्रेट करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इट इज द प्राइमरी लाइपोप्रोटीन सिक्रेटेड फ्रॉम द लिवर। Now the next question is from the pigments. The question says that carotenoids are first released from protein in the stomach and then require. अब जब हमने पिगमेंट का टॉपिक कवर किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे कैरोटेनॉइड्स और क्लोरोफिल होते हैं ये फैट सॉल्युबल पिगमेंट होते हैं, ठीक है। तो आप सबको पता है कि जो भी हमारा फैट होता है उसके डाइजेशन के वक्त हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बाइल सॉल्ट की। बाइल सॉल्ट क्या करता है, फैट दरअसल हमारा आप सबको पता है इंटेस्टिनल फ्लूइड जो कि मोस्टली वाटर होता है उसमें डिजोल्व नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसको हमें करना पड़ता है इमल्सीफाई, ठीक है। तो जो फैट के इमल्सिफिकेशन का वर्क होता है हमारी बॉडी के अंदर ये परफॉर्म करते हैं हमारे बाइल सॉल्ट या फिर बाइल जो हमारा सॉल्यूशन होता है जो हमारा लिवर सिक्रेट करता है। तो इस वजह से जो हमारा कैरोटेनॉइड है क्योंकि ये फैट सॉल्युबल इन नेचर है तो इसी कारण से इसका भी इमल्सिफिकेशन करना पड़ता है फॉर द प्रॉपर एब्जॉर्प्शन इन आवर बॉडी। ओके, सो दैट्स व्हाई these carotenoids require bile as the emulsifying agent for the further reactions or further absorption in our body after passing through the stomach। ओके, सो इस वजह से हमें बाइल सॉल्यूशन की जरूरत होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Now the next question is methyl group is mainly present in which photosynthetic pigment। अब जैसी photosynthetic pigment नाम आया आप सबके ध्यान में आएगा क्लोरोफिल। लेकिन ध्यान रखिएगा जो मिथाइल ग्रुप हमारे प्रेजेंट होता है वो हमारा क्लोरोफिल ए टाइप में प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए पिगमेंट में प्रेजेंट होता है, ना कि क्लोरोफिल बी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। The next question is which of the following is responsible for apple flavor। So in the apple the flavoring agent or the substance which is responsible for flavor is the ethyl acetate। तो हमने बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट देखे थे, कीटोन ग्रुप्स देखे थे, एल्डिहाइड ग्रुप्स देखे थे, उन्हीं में था इथाइल ग्रुप्स भी, ठीक है। तो ये जो फ्लेवरिंग एजेंट है ये भी हमने डिटेल में कोर्स में कवर किए हुए हैं, तो आप वहां से इनको अच्छे से कवर कर सकते हैं। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एप्पल में जो फ्लेवर है वो इथाइल ग्रुप के कारण, इथाइल एसीटेट के कारण होता है। Now the next question is that which of the following is an alternative to diacetyl for imparting yellow color to the beer। यानी बियर के अंदर येलो कलर प्रोवाइड करने के लिए डाइएसिटाइल जो हमारा कलरिंग एजेंट होता है उसका हमें अल्टरनेटिव कंपाउंड बताना है। तो डाइएसिटाइल के अगर हम केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है ब्यूटान या फिर ब्यूटेन 2,3 डाई ओन, यानी ये भी एक क्या है कीटोन कंपाउंड है। और अब अगर हम बात करें इसका अल्टरनेटिव क्या यूज किया जाता है तो वो हो जाएगा 2,3 पेंटान डाइओन। ये जो केमिकल कंपाउंड है ये इस्तेमाल किया जाता है और इसका बहुत अच्छा हमें कनेक्शन देखने को मिलता है विद दी एस सर्विसी। एस सर्विसी आप सबको पता है ईस्ट होता है जो कि हमारा बियर फर्मेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे ब्यूअर्स ईस्ट भी कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्यूअर्स ईस्ट किसे कहा जाता है, तो वो भी एस सर्विसी यानी सैक्रोमाइसिस सर्विसी जो हमारी स्पीशीज होती है इसे कहा जाता है ईस्ट की को, ठीक है। अब ये जो होता है इसके सेकेंडरी मेटाबोलाइट के रूप में, यानी इसका जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है उस फॉर्म में हमें 2,3 पेंटान डाइओन देखने को मिलता है और ये एज अ कलरिंग एजेंट भी वर्क करता है और येलो कलर हमारी बियर को प्रोवाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये मेंटेन करता है। सो इट इज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफ ब्यूअर्स ईस्ट और एस सर्विसी कल्चर। Okay, now we will move forward. Now the next question is that dash is used as sequestrant। Options are chloroform, ether, EDTA and salt। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्वेस्ट्रेंट क्या होते हैं। सिक्वेस्ट्रेंट का जो दूसरा नाम है वो है चिलेटिंग एजेंट, जिससे आप इसके फंक्शन को भी अच्छे से याद रख पाएंगे। सो सिक्वेस्ट्रेंट्स आर ऑल्सो नोन एज चिलेटिंग एजेंट्स। अब ये क्या करते हैं, ये जो भी हमारे फूड प्रोडक्ट के अंदर फ्री मेटल आयन है जैसे कॉपर के आयन हो गए या फिर अदर मेटल आयन्स हो गए उनको बाइंड कर लेते हैं और इनके साथ में बाइंड होकर ये जो फ्री मेटल आयन है इनकी एक्टिविटी को रोक देते हैं। कैसी एक्टिविटी को, ये जो फ्री मेटल आयन है ये फैट का जो ऑक्सीडेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसे हम रेंसिडिटी भी कहते हैं। तो ये जो सिक्वेस्ट्रेंट होते हैं ये इन मेटल आयंस के साथ में बाइंड करके फूड प्रोडक्ट के अंदर फैट का जो ऑक्सीडेशन होता है उसे रोक देते हैं, रेंसिडिटी का जो डिफेक्ट है उसे रोक देते हैं, जिसके कारण क्या होता है हमारे जो भी फूड प्रोडक्ट है उसका फ्लेवर और जो ऑर्डर होता है उसके प्रिवेंशन में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, उसकी स्पॉइलेज को रोक देते हैं ड्यूरिंग द स्टोरेज और पैकेजिंग टाइम।
ओके। अब इन सिक्वेस्ट्रेंट की तरह जो फूड इंडस्ट्री में यूज होता है वो है ईडीटीए। ईडीटीए की फुल फॉर्म आप सबको पता ही होगी, इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसिटिक एसिड इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीटीए। सो इट इज यूज्ड वाइडली एज अ सिक्वेस्ट्रेंट। ओके, कॉमन सॉल्ट आप सबको पता है एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है। इट डज नॉट शो एनी चिलेटिंग एक्शन। The next question is red color of tomato is due to which pigment? Very basic question of the food technology। जो रेड कलर होता है हमारा टोमेटो का वो होता है लाइकोपिन जो पिगमेंट होता है उसके कारण। Now the next question is that dash are the biocatalyst occur in living system that speed up the reaction। अब जहाँ पे भी वर्ड बायोकैटलिस्ट दिख जाए वहाँ पे बहुत ही सिंपल हो जाता है आपके लिए क्वेश्चन। ये बात कर रहा होता है एंजाइम्स की। एंजाइम्स क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत सारी रिएक्शंस की जो रेट है उसे बढ़ा देते हैं। कुछ केसेस में हमारी बॉडी के अंदर कुछ रिएक्शंस की रेट को कम कर देते हैं। मोस्टली ये हमारी बॉडी के अंदर सारी रिएक्शंस की जो रेट है, बायोकेमिकल रिएक्शंस है जिनसे बहुत सारे हमारे फंक्शंस बॉडी के अंदर कंडक्ट किए जाते हैं, जिनमें मेन फंक्शन हमारे डाइजेशन से रिलेटेड होते हैं डिफरेंट मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के। ओके, तो उनमें एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बाकी अगर हम को एंजाइम की बात करें तो को एंजाइम आप सबको पता है कि वह नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, ओके, जो अगर जब तक किसी भी एंजाइम से बाइंड नहीं होगा तब तक वह अपनी एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा और वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो दीज आर नोन एज कोएंजाइम। सबस्ट्रेट की अगर हम बात करें तो आप सबको पता है जो हमारा कंपाउंड है जिसके साथ में एंजाइम बाइंड कर रहा है उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सबस्ट्रेट एंड व्हेन एंजाइम बाइंड विद इट देन इट ऑल्टर द रेट ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अमॉन्ग द फैटी एसिड डैश इज यूज्ड एज न्यूट्रिशनल एडिटिव। यानी इनमें से कौन सा फैटी एसिड है जिसको हम न्यूट्रिशनल एडिटिव की तरह यूज कर सकते हैं। ऑप्शन है पाल्मेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, कैप्रिक एसिड और लिनोलेइक एसिड। अब आप सबको पता है कि जो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं उनको दो कैटेगरी में हम बांटते हैं। एक तो होते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स, ओके, दूसरे होते हैं हमारे नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। ओके, अब इन दोनों में फर्क क्या है। एसेंशियल फैटी एसिड्स वह होते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाती, हमें एक्सटर्नल डाइट पे डिपेंडेंट होकर ही इन्हें कंज्यूम करना पड़ता है। और अगर हम इन्हें कंज्यूम नहीं करते तो हमारी बॉडी जो है वो नेचुरल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी, हेल्दी हम लाइफस्टाइल नहीं जी पाएंगे। तो इन एसेंशियल फैटी एसिड्स को हमें हमारी एक्सटर्नल डाइट से लेना कंपल्सरी होता है। इन एसेंशियल फैटी एसिड्स में हमारे दो फैटी एसिड्स आते हैं जिनमें आते हैं लिनोलेइक एसिड, ओके, लिनोलेइक एसिड आता है एक तो, जिसे हम ओमेगा 3 फैटी एसिड भी कह देते हैं, ओके, और दूसरा हमारा आ जाता है लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड। और इसको हम कौन से नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं ओमेगा 6 फैटी एसिड के नाम से भी। ठीक है, तो अब आप सबको समझ आ गया होगा कि अगर ये इतने ज़्यादा एसेंशियल है हमें डाइट से लेने ही पड़ेंगे, तो ये एज अ न्यूट्रिशनल एडिटिव यूज़ किए जाते हैं बहुत सारे फूड प्रोडक्ट में ताकि उनकी क्वालिटी को बढ़ा पाए, उनकी न्यूट्रिशनल जो प्रोफाइल है उसको बेटर किया जा सके हमारी फूड इंडस्ट्री के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिनोलेइक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसे कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डैश इज अ साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट इन बिटर आलमंड। अब हमें बता रहे हैं इनमें से कौन सा एक साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड कंपाउंड है जो कि बिटर आलमंड्स में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले जानते हैं साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड का मतलब। अब ग्लाइकोसाइड लिखा हुआ है तो आप सबको समझ हो गया ये एक कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है। ठीक है, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड जो कि जब ब्रेक डाउन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर तो साइनाइड फॉर्म कर देते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं साइनोजेनिक कंपाउंड्स। अब साइनाइड आप सबको पता है एक टॉक्सिक केमिकल होता है, ठीक है, और अगर हम ऐसे कंपाउंड्स कंटेनिंग डिफरेंट नट्स का जैसे आलमंड, बिटर आलमंड्स का कंजप्शन कर लेते हैं बहुत एक्सेस अमाउंट में, तो ये जो साइनाइड है ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट शो करेगा। ठीक है, तो इससे हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इन नेचर हो सकते हैं। अब बात करें कि बिटर आलमंड्स के अंदर कौन सा ऐसा साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा अमिग्डालिन। अमिग्डालिन जो होता है वो हमारा एक साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड है जो कि आलमंड्स के साथ में पीचेस और बहुत सारे अदर नट्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके कुछ बेनिफिट्स भी है।
क्या क्या बेनिफिट हैं, ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है, और उसके अलावा ये हमारी बॉडी में बहुत सारे हम कह सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स भी रिलीज करता है। सो इट आल्सो वर्क एज एन एंटीऑक्सीडेंट। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स भी होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस बाय स्टोरेज फंजाई आर कॉल्ड। अब देखो, अगर यहाँ पे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस बाय फंजाई की बात हो रही होती तो हम सबको पता है जो फंजाई टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है उन्हें हम माइकोटॉक्सिन्स के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं स्टोरेज फंजाई। अब स्टोरेज फंजाई से इधर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर हम किसी भी फीड या फिर फोडर को लंबे टाइम तक स्टोर करें, या फिर वीट राइस जैसी क्रॉप्स को भी लंबे टाइम तक स्टोर करें, तो उसके अंदर जो फंजाई ग्रोथ होती है वो बाद में कौन से टॉक्सिन्स रिलीज करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन दरअसल हमारे दो फंगल स्पीशीज मेनली रिलीज करती है, जिनमें आते हैं एस्परजिलस फ्लेवस, और दूसरी जो हमारी स्पीशीज आती है वो होती है हमारी एस्परजिलस पैरासिटिकस। ओके, तो ये जो दो स्पीशीज है हमारी, ये मेनली हमारा एफ्लाटॉक्सिन्स को रिलीज करती है, और ये जो हमारी फंगल स्पीशीज है या मोल्ड स्पीशीज है, ये मेनली हमारे एफ्लाटॉक्सिन B1 और B2 को रिलीज करती है। लेकिन जब हमारे कैटल्स इनको कंज्यूम कर लेते हैं इन टॉक्सिन्स वाली क्रॉप्स को, तो उनकी बॉडी बाद में इन एफ्लाटॉक्सिन B1 और B2 को कन्वर्ट कर देती है एफ्लाटॉक्सिन M1 और M2 में, और ये दोनों हमारे बाद में कैटल जो मिल्क है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस वजह से डेयरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से वो मिल्क के अंदर एफ्लाटॉक्सिन M1 की जो प्रेजेंस है उसको कम करें, उसे एलिमिनेट करें। तो ये मिल्क इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा चैलेंज की तरह देखा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे फंजाई लिखा होता तो माइकोटॉक्सिन आंसर होता, और यहाँ पे अगर एफ्लाटॉक्सिन ऑप्शन नहीं होता तो भी आपके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे माइकोटॉक्सिन आंसर होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एफ्लाटॉक्सिन ऑप्शन है और हमें इसके पीछे स्टोरेज फंजाई लिखने का पीछे का रीजन का ध्यान रखना था, तो इधर यहाँ पे एफ्लाटॉक्सिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाता है। और आपको यहाँ पे स्पीशीज जो है जो कि एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करती है उनके नाम जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एस्परजिलस फ्लेवस और एस्परजिलस पैरासिटिकस। Now the next question is that calcium and phosphorus are in the category of dash minerals. Options are major, minor, traces and none of all. So आप सबको पता है मिनरल्स को हम मेनली दो कैटेगरीज में बांटते हैं, मेजर और माइनर। कुछ क्लासिफिकेशन में ट्रेसेस मिनरल को भी कंसीडर किया जाता है एज ए थर्ड कैटेगरी। तो मेजर मिनरल कौन से होते हैं, वह मिनरल जिनकी हमारी बॉडी को डेली रिक्वायरमेंट मोर देन 100 माइक्रोग्राम है, यानी डेली रिक्वायरमेंट, एक दिन में हमें इससे ज़्यादा अमाउंट में इन मिनरल्स को कंज्यूम करना ही है अगर हमें हेल्दी फंक्शनिंग अपनी बॉडी की मेंटेन रखनी है। तो ऐसे मिनरल्स को हम मेजर मिनरल कहते हैं, ठीक है। और इन मिनरल्स के एग्जांपल होते हैं कैल्शियम, फॉस्फोरस, then we have sodium, magnesium, sulfur, etc. So these are the major minerals which are body required. Okay, minor mineral में definition हो जाए कि वह मिनरल जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को 100 मिलीग्राम से कम हो डेली बेसिस पे। ओके, डेली इनटेक 100 मिलीग्राम से कम हमें रिक्वायर्ड हो। तो इस तरीके से मिनरल्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। Now the next question is dash drying is employed to increase the porosity of food particle to give them spongy look. यानी इनमें से कौन सी तरह की ड्राइंग का इस्तेमाल फूड प्रोडक्ट में स्पोर फॉर्मेशन या फिर पोरोसिटी करने के लिए किया जाता है और ताकि उन्हें एक स्पंजी लुक मिले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पफ ड्राइंग, या फिर जिसे हम पफिंग भी कहते हैं। ये मेनली हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के अंदर की जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर हम करते क्या है, इसके अंदर हम हाई टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर किसी भी फूड प्रोडक्ट को रखते हैं जिसकी मदद से उसकी ड्राइंग की जाती है। इसके अंदर जो प्रेशर रखा जाता है वो अराउंड 1 to 2 बार रखा जाता है, ओके। और जो टेम्परेचर है वो अराउंड 60 to 80 डिग्री सेल्सियस हमें देखने को मिलता है। तो इस टेम्परेचर और प्रेशर कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे फूड प्रोडक्ट को रखा जाता है और जिसकी मदद से उसकी ड्राइंग की जाती है। अब इसके बेनिफिट क्या है, इसके कारण जो है उसमें स्पोर फॉर्मेशन हो जाते हैं या पोरोसिटी हमें देखने को मिलती है फूड प्रोडक्ट के अंदर, और उसका जो बाहर का टेक्सचर है वो क्रिस्पी रहता है। अब इससे फ़ायदा क्या है, फ्रूट और वेजिटेबल जिनको हमें बार बार रीहाइड्रेट करना पड़ता है उसके लिए हमें उनमें पोरोसिटी जनरेट करने की ज़रूरत होती है ताकि हम बार बार इन्हें रीहाइड्रेट करके बार बार इन्हें लॉन्ग टाइम के लिए हम फ्रेश बनाए रख सके। ओके, सो इस वजह से रीहाइड्रेशन के लिए पोरोसिटी का बहुत अच्छा हमें यूज़ देखने को मिलता है।
इस वजह से जो हमारे फ्रूट और वेजिटेबल होते हैं उनके अंदर हमें पफ ड्राइंग की रिकमेंड की जाती है. Now the next one is in still freezing, the temperature range from, for the still freezing of food products, the temperature ranges from -23 to -29 degrees Celsius. Okay, so at this temperature the freezing is conducted. अब ये जो स्टिल फ्रीजिंग है इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं फूड इंडस्ट्री में. इसको हम ड्राइंग के लिए भी इस्तेमाल में लेते हैं इन दी फ्रीज ड्राइंग. उसके अलावा ये जो स्टिल फ्रीजिंग है ये हमारे एज अ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट इन दी फ्रोजन स्टेट के लिए भी इस्तेमाल में ली जाती है. नेक्स्ट बात करते हैं डैश इज कंडक्टेड टू इनएक्टिवेट द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म. अब अगर यहाँ पे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म लिखा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पास्चराइजेशन. पास्चराइजेशन मेनली फोकस करती है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को किल करने पे. अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कंप्लीट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते तो वहाँ पे हम जो प्रोसेस होती है वो स्टरलाइजेशन होती है, वो जितने भी हमारे माइक्रोबियल्स प्रेजेंट होते हैं फूड प्रोडक्ट के अंदर उन सबको किल कर देती है. तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पास्चराइजेशन. राइफोलाइजेशन आप सबको पता है फ्रीज ड्राइंग का जो है वो दूसरा नाम है. सो इट इज अ ड्राइंग प्रोसेस. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज एन एग्जांपल ऑफ फिल्टर रेट. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाई एटोमियस अर्थ. डाई एटोमियस जो अर्थ होती है उस अगर हम उसकी एक लेयर बिछा देते हैं तो क्योंकि इसका हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है तो ये एक फिल्टरेट की तरह वर्क करना शुरू कर देती है. यानी ये इम्प्योरिटीज को तो बाहर रख देती है और जो भी हमारा फूड प्रोडक्ट होता है वो इससे फिल्टर आउट हो जाता है. ठीक है, इसकी मदद से हम बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स, खासकर जो हमारे बियर प्रोडक्शन है, शुगर प्रोडक्शन है, इन सब में फिल्ट्रेशन का वर्क लेते हैं. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमल्सिफायर प्रेजेंट इन मिल्क इज. अब इमल्सिफायर का आप सबको मतलब पता है कि जो हमारा फैट होता है और वाटर होता है वो कभी भी आपस में मिक्स नहीं होता है. तो इन दोनों को आपस में मिक्स करने के लिए या फिर आपस में कंबाइन रखने के लिए इमल्शन बनाया जाता है और ये जो इमल्शन बनाने का वर्क है वो इमल्सिफायर कंपाउंड्स करते हैं. ठीक है, अब मिल्क भी आपको पता है कि एक तरह का इमल्शन है जिसके अंदर फैट जो है वो इमल्शन, मिल्क फैट जो है वो इमल्शन फॉर्म में प्रेजेंट होता है विद दी वाटर. और मिल्क क्या है, ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन है. ये ध्यान रखिएगा, मिल्क जो होता है फ्रेश मिल्क या लिक्विड मिल्क वो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन होता है. ठीक है, और इसके अंदर जो इमल्सिफायर की तरह एक्ट करते हैं वो होते हैं फॉस्फोलिपिड्स. और फॉस्फोलिपिड्स में भी जो सबसे प्रोमिनेंट इसमें इमल्सिफायर की तरह वर्क करने वाला फॉस्फोलिपिड होता है वो होता है लेसिथिन. अब ये कैसे वर्क करता है, इसके अंदर एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है और एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है. हाइड्रोफोबिक जो पार्ट होता है वो हमारा फैट से कंबाइन हो जाता है और हाइड्रोफिलिक जो पार्ट होता है वो हमारा वाटर से कंबाइंड हो जाता है. और इस तरह से ये फैट और वाटर को आपस में बनाए रखते हैं एज अ इमल्शन इन दी मिल्क. ओके, सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेसिथिन. Now the next question is that lactic acid fermentation is generally used in dash industry. Options are candy, meat, cannery and bakery. अब आप सबको पता है जो कैंडी है या फिर जो हमारी कैनिंग है उसका मेनली इस्तेमाल हमारा हीटिंग की मदद से प्रिजर्वेशन ऑफ फूड का होता है. इसमें फर्मेंटेशन का कोई रोल नहीं होता है. तो ये एलिमिनेट हो गया. कैंडी इंडस्ट्री एलिमिनेट हो गई क्योंकि जो हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है उसमें हम शुगर्स को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं. लेकिन कैंडी इंडस्ट्री में ये चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है. हम शुगर को रॉ फॉर्म में रखते हैं ताकि स्वीटनर्स प्रोवाइड की जा सके और बहुत रेयर चांसेस में हमें ये देखने को मिलता है कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कैंडी इंडस्ट्री में किया जा रहा हो ताकि टेंगी फ्लेवर आए. ये गलत हो गया. मीट इंडस्ट्री गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दरअसल प्राइमरी हमारा प्रोसेस नहीं होता. ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेकरी इंडस्ट्री. बेकरी इंडस्ट्री में हमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देखने को मिलता है, खासकर जो सॉर डो होता है जो कि ब्रेड को एक टैंगी टेक्सचर और नॉट टेक्सचर टैंगी फ्लेवर प्रोवाइड करता है. उसके लिए हमें इस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है. उसके अलावा जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो होता है मिल्क इंडस्ट्री में. मिल्क इंडस्ट्री के अंदर आप सबको पता है जो भी फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उन सब में लैक्टिक एसिड हमें फर्मेंटेशन देखने को मिलता है क्योंकि मिल्क के अंदर जो मेजर शुगर या कार्बोहाइड्रेट फॉर्म प्रेजेंट होती है वो लैक्टोज ही होती है. तो लैक्टोज का जब भी फर्मेंटेशन होगा हमें लैक्टिक एसिड बनता हुआ देखने को मिलता है.
Next question is that at what temperature is hot water used in CIP system for sterilization? Very simple question. Hot water जो होता है वो अराउंड 90 डिग्री सेल्सियस पे यूज किया जाता है हमारे स्टरलाइजेशन के लिए इन दी CIP. CIP का आप सबको फुल फॉर्म पता ही होगा, क्लीनिंग इन प्लेस, यानी बिना किसी भी इंस्ट्रूमेंट का डिसमेंटलिंग किए या डिसअसेंबल किए उसको जैसा असेंबल्ड फॉर्म में था उसी फॉर्म में उसकी क्लीनिंग कर देना. Now the next question is that the whey protein include. अब आप सबको पता है जो मिल्क प्रोटीन है उसके हम दो मेन पार्ट देखते हैं. ओके, जिसमें पहला पार्ट जो होता है वो तो होता है केजीन प्रोटीन, और ये अराउंड 80% ऑफ मिल्क प्रोटीन होता है. वहीं जो बचा हुआ 20% ऑफ पार्ट होता है वो होता है वे प्रोटीन. अब वे प्रोटीन मेनली दो तरह के प्रोटीन होते हैं, जिनमें एक तो आता है अल्फा लैक्टो एल्बुमिन और दूसरा होता है बीटा लैक्टो ग्लोबुलिन. तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. ये दोनों ही वे प्रोटीन में प्रेजेंट या फिर पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट बटर इज एन. अब अभी मैंने आपको बताया था जो मिल्क होता है हमारा फ्रेश मिल्क या फुल मिल्क होता है वो हमारा ऑयल इन वाटर या फैट इन वाटर इमल्शन की फॉर्म में होता है. ठीक है, और ये जो है वो इमल्सीफायर की मदद से स्टेबलाइज किया जाता है. वहीं अगर हम बात करें बटर की, तो जब हम इस मिल्क की या क्रीम की चर्निंग करते हैं, चर्निंग प्रोसेस ध्यान रखिएगा, बटर मेकिंग के वक्त सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस में एक होती है चर्निंग. तो ये जो मिल्क है ये बटर में चेंज होता है, और बटर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, बटर हमारा वाटर इन फैट इमल्शन होता है ये भी इमल्शन ही है, लेकिन ये कौन से नेचर का होता है, वाटर इन फैट, यानी इसमें जो मेजर पोर्शन है वो हमारा फैट का होता है और उसके अंदर थोड़े अमाउंट में वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती है. जबकि यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे वाटर का जो अमाउंट था वो ज़्यादा था और उसमें कुछ अमाउंट में फैट प्रेजेंट था एज ए इमल्शन. इधर अब बहुत सारा अमाउंट ऑफ फैट में मिनिमम अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है एज द इमल्शन. सो जो बटर होता है वो हमारा इमल्शन होता है फैट इन वाटर का, सॉरी वाटर इन फैट का. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा डैश इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजनेटेड फैट. ऑप्शंस आर बटर, मार्जरीन, ऑलिव ऑयल एंड नन. सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्जरीन. अब मार्जरीन होता क्या है, मार्जरीन दरअसल हम कह सकते हैं एक तरह से बटर का सब्सटीट्यूट है जो कि इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, या फिर चीप फॉर्म ऑफ बटर सब्सटीट्यूट है या अल्टरनेटिव है. ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसके अंदर जो हमारा वेजिटेबल ऑयल होता है, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन करके हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें उसको हम कहते हैं मार्जरीन. इस वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजनेशन से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है मार्जरीन. इसका इस्तेमाल भी फूड इंग्रेडिएंट की तरह किया जाता है या फिर फूड स्प्रेड की तरह किया जाता है, सिमिलर टू बटर, बट इट इज़ चीपर देन दी बटर एंड इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बटर के मुकाबले कम देखी गई है. ठीक है, तो बटर आप सबको पता है डेयरी बेस्ड होता है, जबकि ये वेजिटेबल ऑयल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है या उसके हाइड्रोजनेशन से हमें देखने को मिलता है. बहुत सारे तरह के वेजिटेबल ऑयल यूज़ किए जाते हैं, जिसमें कॉटन सीड ऑयल मोस्ट प्रोमिनेंट मार्जिन प्रोडक्शन में यूज़ किया जाने वाला ऑयल है. नाउ द नेक्स्ट वन इज अगार. अगार इज यूज्ड एज. अब हम सबको पता है जो अगार है, कैरोजिनन है, ये सब हमारे फूड स्टेबलाइजर की तरह इस्तेमाल में किए जाते हैं. ये जो हमारा फूड प्रोडक्ट है उसके अंदर वाटर जो एक्टिविटी है उसे रेगुलेट करते हैं. ठीक है, और स्टेबलाइजर का मेन वर्क जो हमारा देखने को मिलता है खासकर अगार का, वो आइसक्रीम इंडस्ट्री में या डेयरी इंडस्ट्री में देखने को मिलता है. ये क्या करते हैं, आइसक्रीम के अंदर जो हैवी आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन है जो इसकी वजह से आइसक्रीम के अंदर ग्रिटीनेस या फिर सैंडीनेस टेक्सचर डिफेक्ट आता है उसे प्रिवेंट करते हैं. तो आइसक्रीम के अंदर जो आइस क्रिस्टलाइजेशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, खासकर अगार स्टेबलाइजर का. उसके अलावा ये बहुत सारे अदर फूड इंडस्ट्री के प्रोसेसेस में भी इस्तेमाल किए जाते हैं एज अ थिकनर और स्टेबलाइजर. सो दिस इज द 25 क्वेश्चन वी डिस्कस टुडे. अगर आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए या फिर जो एग्जाम्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं जिनमें CUET, PG, CFTIR, FCI, फूड एनालिस्ट, FSSAI, गेट, इनमें से कोई भी एग्जाम की तैयारी करनी है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में विद द डेडिकेटेड कोर्सेज, तो आप जरूर फूड टेक ऑनलाइन ऐप को एक बार विजिट कीजिए. उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग, फूड केमिस्ट्री, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, इन सब जो कोर्सेज हैं या सब्जेक्ट्स हैं इनके क्वालिटी MCQs भी फ्री में हमारे ऐप पर
विजिट कर सकते हैं और बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज का भी फ़ायदा उठा सकते हैं. तो सो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू ऑल टू विजिट द फूड टेक ऑनलाइन ऐप एट लीस्ट वन. So thank you for listening, and if you want to visit the app, the link of the app is in the description of this video. Apart this, I already told you that the link for the ebooks we discussed in the beginning is also in the description of this video. So this is all about today. Thank you for listening and best of luck for your examination.